फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है कि जैसे कोई भी मेटल प्लेट है, सरफेस है, मेटल सरफेस है और उस पर कोई भी फोटॉन लाइट फॉल हो रही, लाइट का मतलब यहाँ पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन हुआ है। फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टीन ने बताया कि अगर ये मेटल प्लेट पे कोई भी फोटॉन, अगर फोटॉन तो इसकी एनर्जी होगी hc/λ और ये h अगर प्लैंक कांस्टेंट हम 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड रखें, लैम्डा रखें मीटर में, तो ये जूल में एनर्जी आएगी, एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन, जो ये मेटल प्लेट है, मेटल सरफेस है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अपने पेरेंट न्यूक्लियस से अटैच होंगे, तो उनको डिटैच होने में मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है दैट इज वर्क फंक्शन हम कहते हैं। तो मिनिमम ये जो फॉल होगा तो जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन एमिट करेंगे इसी को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन तो बेसिकली क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, आउटर में इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली ये फोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे। तो ये डिटैच होने में जो एनर्जी रहा, डिटैच होने में पेरेंट न्यूक्लियस से जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज वर्क फंक्शन। और डिटैच होकर के सरफेस पे आएंगे और इसकी एनर्जी, इसका मतलब हो गया कि इसको डिटैच करने में जितनी एनर्जी चाहिए उससे ज़्यादा होनी चाहिए फोटॉन की, और वो फोटॉन टोटल एनर्जी ट्रांसफ़र करे इलेक्ट्रॉन में, तभी ये इलेक्ट्रॉन एस्केप कर पाएंगे सरफेस से, मेटल सरफेस से। इस पूरे फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मेटल प्लेट सरफेस से बाहर निकलता है उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेसिक बात हुई कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते किसको है। तो यहाँ पे डिफाइन हुआ कि जो लाइट या रेडिएशन है जिसका नेचर, जो इंसिडेंट वेव है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, तभी ये पॉसिबल है। तो आइंस्टीन ने यहाँ पे बता दिया था, तो उन्होंने इक्वेशन दिया कि जो ये एनर्जी होगी, अगर ये इतनी एनर्जी है फोटॉन की कि केवल ये इलेक्ट्रॉन को डिटैच कर रहा पेरेंट न्यूक्लियस से, उसको कहते हैं वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन जो कहते हैं, वर्क फंक्शन को हम डिनोट करते हैं फाई से। वर्क फंक्शन इसको हम कहते हैं फाई। तो फाई होगा hc/λ0। इसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहेंगे, या इसी को कहेंगे h इंटू न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज वर्क फंक्शन। तो इन्होंने बताया कि अगर वो एनर्जी hc/λ, लैम्डा की वैल्यू λ0 से कम है, या हम कहें लैम्डा की वैल्यू λ0 से कम है, तो जो फोटॉन, इंसिडेंट फोटॉन है, जो वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी चाहिए उससे ज़्यादा एनर्जी है, λ0 प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। वैसे पूछ रहा हूँ कि केमिस्ट्री में भी तो बेटा कुछ कुछ पढ़ा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा। तो ये इस इक्वेशन, इसी को हम hc/λ को h न्यू कह सकते हैं। न्यू इज ग्रेटर देन h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। किसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम? पिछले क्लास में भी पूरा बताया था बेटा, एक्सप्लेन किया था ये सब बातें। तो इलेक्ट्रॉन, उसी को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मतलब क्या हुआ कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर मेटल प्लेट है, ध्यान दो, अगर ये यहाँ पे हम कहें 0 वोल्ट है और ये है V वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस सरफेस के बीच, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड, कंफ्यूज ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए इसको लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे E जो लिख रहे हैं एनर्जी ऑफ फोटॉन लिख रहे हैं, दिस इज एनर्जी ऑफ फोटॉन, ईच फोटॉन। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन रेस्ट से रिलीज किया जाए तो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस V है, ध्यान दो V है। अगर डिस्टेंस है D या L कह दें, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा राइटवर्ड, एक्सेलरेट करेगा। तो V4 हिटिंग इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी EV हो जाएगी। ये प्रूव करके बताया था या नहीं? तो EV हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो इसी को हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को हम लिख सकते हैं EV, विच पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच इट हैज़ बीन एक्सेलरेटेड। मतलब जो एक्सेलरेट करके एनर्जी आएगी वही इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो ये इक्वेशन को कहते हैं आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन।
फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इस पे बेटा क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और आसान बात होती है, कुछ नहीं होता है। फोटो इलेक्ट्रिक, आइंस्टीन ने इसको बताया, तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट करके कि कैसे एमिट करते हैं, कैसे हम रीड करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, उनका ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, वहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफाइन करेंगे, तो कैसे डिफाइन करते हैं, तो ये सब बातें थोड़ा सा बेटा हम लोग डिटेल में करेंगे। और तो ये बात तो हम पिछली क्लास में डिटेल में ही डिस्कस किए थे, तो थोड़ा सा ब्रीफ रिवाइज कर दिए। बोलो इसको मिटाएं। अब इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखो। ये हम कंप्लीट कर देना चाहते हैं, फिर धीरे धीरे हम रिवीजन करके क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करते रहेंगे। 11th की क्लास चलती रहेगी, जब टाइम मिले तो उसको करते रहना। कम से कम कितना भी लोड रहे बेटा, जो क्लास में बता दिए वो पूरा एकदम बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेना। तुम्हें इधर उधर से कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा एग्जाम में करने में, बस ये डिफरेंस रहेगा। प्रैक्टिस करोगे टाइम कम लगेगा। बाकी क्वेश्चन अगर जो बता दिया अगर पूरा इन कर लिया तो क्वेश्चन तो फिर तुम्हें ज़्यादा होगा, मालूम ज़्यादा रहेगा, उतना क्वेश्चन नहीं रहेगा उस लेवल का, जो सच्चाई। देखो अब देखो बेटा, तो नेक्स्ट हम क्या भी बात कर रहे थे, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट को शुरू करने जा रहा हूँ। तो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, और 11th की भी केमिस्ट्री क्लास होगी बेटा, तो वो कर लेना। थर्मोडायनेमिक्स वगैरह वो सबसे क्वेश्चन आते हैं और समझ सर बता देंगे अच्छे से, तो बिल्कुल वो सबके बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, ऐसे एक ट्यूब होगा और यहाँ पे बेटा होता है ट्यूब होगा, यहाँ पे रहता है कैथोड और एनोड, कैथोड और एनोड। तो यहाँ पे होगा कैथोड और एक होता है एनोड, और यहाँ से कनेक्टेड होते हैं। अब हम ये थोड़ा सा तुम लोगों की स्टॉपिंग पोटेंशियल समझाने के लिए इस तरीके से बना रहे हैं। बात वही है, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम रिवर्स पोलरिटी में कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लगाते हैं एमीटर जो रीड करता है करंट। तो पहले स्विच 1 पोजीशन, इसको 1 कह दें, ये पॉइंट कह दें 2। पहले स्विच होता है 1 पे, और ये एरो मतलब वेरिएबल हो गया, इसको वेरी कराते हैं, ये वेरिएबल होता है, ठीक है। अब क्या होता है, इसको कहते हैं कैथोड, इसको कहते हैं एनोड, और लाइट फॉल कराते हैं, लाइट फॉल कराते हैं इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, फोटॉन, फोटॉन के फॉर्म में लाइट फॉल कराती है। ग्लास का बना होता है चैम्बर, फॉल कराते हैं कैथोड पे, कैथोड पे फॉल कराते हैं। तो यहाँ से निकलता क्या है, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। ये तभी एमिट होंगे, जो प्लेट की बात किया, ये तभी एमिट होंगे कि जब इसका वेवलेंथ पर्टिकुलर वेवलेंथ से कम हो, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम हो, या इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो, उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बेटा। अब ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन की इनकी कुछ स्पीड होगी और ये एनोड पे पहुँचेंगे और यहाँ से ऐसे कनेक्टेड होंगे। ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, हायर पोटेंशियल पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेंगे और जल्दी जल्दी पहुँचेंगे। समझ में आ रही बात यहाँ तक सबको? यहाँ तक बात क्लियर? अब शेख, ऋत्विक बेटा बोलो, दोनों लोग। हाँ, तो देखो यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं, अब अगर हम यहाँ पे करंट वर्सेस
करंट वर्सेस पोटेंशियल ग्राफ ड्रा करें। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। देखो ये वर्क फंक्शन वगैरह बता दिया था, एक बार हम फिर से बता देते हैं कि मिनिमम, वो तो हमने बता दिया कि मिनिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड सच दैट इलेक्ट्रॉन विल डिटैच फ्रॉम इट्स पेरेंट न्यूक्लियस एंड इट विल कम टू सरफेस ऑफ मेटल प्लेट। मिनिमम वेवलेंथ, मैं यहाँ पे हम कहें मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड, क्योंकि मैक्सिमम वेवलेंथ इसलिए कह रहे हैं, उससे ज़्यादा वेवलेंथ कर देंगे तो एनर्जी कम हो जाएगी। डिनोमिनेटर में है एच सी बाई लैम्डा ना बेटा, एच सी बाई लैम्डा, तो लैम्डा कहें मैक्सिमम तो उसको हम कहेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और ये हो जाए वर्क फंक्शन फाई। मतलब कि केवल जो ये फोटान है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दिया, पेरेंट न्यूक्लियस के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने पेरेंट न्यूक्लियस से डिटैच होकर सरफेस पे आ गया, तो उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। या फ्रीक्वेंसी नीडेड सच दैट इट विल जस्ट डिटैच फ्रॉम इट्स पेरेंट न्यूक्लियस एंड कम टू सरफेस ऑफ मेटल प्लेट, तो उसको हम कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब यहाँ पे जो हमने इक्वेशन लिखा था तो क्या लिखा था, एस सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 5 प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। पिछली क्लास में हमने एक्सप्लेन किया था डिटेल। अब बेटा देखो कि अगर मान लो ये जीरो पोटेंशियल हमने कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये वेरिएबल है और इसको हमने जीरो कर दिया, अभी स्विच 1 पे है, एस इज एट पोजीशन 1, इसको जीरो कर दिया, इसका मतलब एक वायर से कनेक्टेड है। यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एमिट हो रहे होंगे, तो इनकी डेंसिटी बढ़ेगी। जीरो पोटेंशियल है, डेंसिटी बढ़ रही है, और इनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी, तो कुछ इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे होंगे यहाँ पे, सबके सब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे नहीं है, तो जितना एक सेकंड में मान लो 1000 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और यहाँ पे पहुँच रहे हैं अराउंड 500 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब 500 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच रहे हैं, और ये जो है हम कहेंगे करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहे हैं, इसका मतलब करंट बेटा ऐसे फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज ना। ये समझ में आ रही बात सबको? यहाँ पूरी कहानी समझो अच्छे से कहानी पे ध्यान दो, एकदम बिल्कुल स्टोरी, ये समझ में रहेगा तो क्वेश्चन सारे होते जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन एमिट तभी होगा जब लैम्डा की वैल्यू, जो इंसिडेंट फोटान है उनकी वेवलेंथ लैम्डा नॉट से कम होगी, या हम कहें फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज़्यादा होगी। मतलब एनर्जी जो हुआ फोटान का एच सी बाई लैम्डा, या हम कहें एच न्यू, ये फ्रीक्वेंसी फाई से ज़्यादा हुई, तो ये निकल रहे हैं। अब सबके सब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन जो मेटल प्लेट जो हमने बताया था पिछली क्लास में, बेटा ध्यान दिया करो, जो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसके आउटर के इलेक्ट्रॉन है, ये फोटान ने अपनी एनर्जी पूरी दे दी इसको। अब ये इलेक्ट्रॉन डिटैच होने में जो एनर्जी लगाया वर्क फंक्शन हुआ फाई, बाकी एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन एस्केप कर गया, तब हुआ तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन फोटान ने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दी और ये इलेक्ट्रॉन जो पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब किया, कोलिजन इज इलास्टिक, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। समझ पा रहे हैं बेटा सब लोग? देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब यहाँ पे ये पेरेंट न्यूक्लियस से डिटैच हुआ तो दूसरा भी तो नेबरिंग एटम होगा, उसके दूसरे इलेक्ट्रॉन को फिर इसका कोलिजन हो गया, कुछ एनर्जी उसको दे दिया, तो बचे एनर्जी से निकल रहा था, इसकी स्पीड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से कम होगी, स्पीड कम होगी। ये इलेक्ट्रॉन तीसरे से फिर कोलाइड किया तो और कम हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो बेटा? मान लो जो इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर रहा है उसको उतनी एनर्जी नहीं मिल रही कि डिटैच ही हो पाए, तो सबके सब नहीं, यहाँ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सबके सब काइनेटिक एनर्जी जो होगी बाकी इलेक्ट्रॉन की अगर निकलेंगे भी मैक्सिमम से कम होगी, उससे ज़्यादा हो नहीं सकती। और वो मैक्सिमम यहाँ से डिफाइन है जो हम लोगों ने लिखा था, एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा की एनर्जी नहीं होगी। समझ पा रहे हो? अब देखो ये बात क्लियर हुई यहाँ तक की बात। अब जब यहाँ फोटान फॉल हो रहे हैं, इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अभी इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे कुछ जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, कुछ की कम होगी, कुछ की बिल्कुल वो भाई कोलिजन करके दूसरों को इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी दे चुका है,
उस सरफेस पे ही बैठा हुआ है, दे दिया कि उसके पास एनर्जी बची नहीं कि वो निकल पाए, और कुछ कम स्पीड से निकल रहे हैं, कुछ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकल रहे हैं। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकल रहे हैं वो तो जरूर पहुंचेंगे, कुछ और भी पहुंच जाएंगे। तो मान लो 1000 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 500 पहुंच रहे हैं, जीरो पोटेंशियल लगाया है, तो करंट फ्लो कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे हैं तो करंट अपोजिट होगा ना बेटा। अब अगर हम V को बढ़ाते जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया इनके बीच। पहले पोटेंशियल जीरो था, यहाँ पोटेंशियल जीरो है, इसका मतलब यहाँ कहीं से स्टार्ट होगा, करंट जीरो नहीं होगा। अब पोटेंशियल हम बढ़ाते जा रहे हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेंगे और यहाँ पे पहुँचना शुरू करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग एट एनोड विल इंक्रीज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग एट एनोड विल इंक्रीज, तो इसका मतलब किसी सेक्शन से जो इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग दिस सेक्शन विल इंक्रीज। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज, हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट टाइम इस सेक्शन से इसके अपोजिट जाएगा, वो इंक्रीज करेगा, तो करंट क्या होगा, इंक्रीज। तो पहले 500 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, अब हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, 700 पहुंचा और बढ़ाया, 800 पहुंचा और बढ़ाया, 900 पहुंचा और बढ़ाया, 1000 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 1 सेकंड में, और 1 सेकंड में 1000 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, तो 1 सेकंड में 1000 इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस कर रहे हैं। उसके बाद हम और बढ़ाते जाएं, तो जब जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं बेटा प्लेट से, वही तो पहुंच रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हम कितना भी बढ़ाते जाएं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं एनोड पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग एट एनोड विल नॉट इंक्रीज, तो उसको हम कहेंगे कि अब नहीं इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब करंट हो जाएगा कांस्टेंट, उसको कहते हैं सैचुरेशन करंट। यहां तक बात कहानी समझ में आई? बोलो ऋत्विक बेटा। तो ये फिर इस तरह से इंक्रीज करेगा और बाद में कांस्टेंट हो जाएगा, इसको हम कहेंगे सैचुरेशन करंट। तो पहले इंक्रीज किया, देखो स्लोप। अब देखो, अगर हम स्विच को 2 पोजीशन पे शिफ्ट कर दें, 1 से 2, तो ये डिस्कनेक्ट हो गया बेसिकली, और ये पोलरिटी हो गया। पहले 0 कर दे तो करंट यहां पे आ गया, समझ गए बात? जब 0 पोटेंशियल होगा तो करंट यहां पे आ गया, पोलरिटी चेंज कर रहे हैं, V यहां पे है 0, इसके लेफ्ट पे है निगेटिव, तो वोल्टेज जब हम निगेटिव लगाना शुरू करेंगे तो क्या होगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, जब ये हम कहें वोल्टेज निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में डेवलप होगा, E इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन S इज एट 2 पोजीशन। ये समझ में आई बात? अब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो पॉजिटिव चार्ज होता तो राइटवर्ड फोर्स होता, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, लेफ्टवर्ड। तो पहले जब 500 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, 0 वोल्ट था, और इधर हमने वोल्टेज निगेटिव में बढ़ाया, तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो 500 पहुंच रहे थे उससे भी कम पहुंचेंगे, कुछ को ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, जो बहुत काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से तो कम, वो तो पहुंचेंगे ही। अब कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे, यहाँ पहुंच के रिटार्ड हो गया, इनकी कुछ वेलोसिटी रही है, पहुंच के रुक गए, फिर वापस आ गए। तो इसका मतलब करंट की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग एट एनोड विल गेट डिक्रीज, जब हम इसका पोलरिटी चेंज करेंगे। तो इसका मतलब जैसे वोल्टेज निगेटिव में होगा तो करंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बिल्कुल सही, वेरी गुड, समझ में आ रहा है बेटा? अब डिक्रीज करेगा, तो हमने क्या किया, डिक्रीज कर रहा, तो वोल्टेज और निगेटिव बढ़ा रहे हैं। अब कितना वोल्टेज हम लगा दें, मिनिमम वोल्टेज निगेटिव में, कि जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की, जो यहां पहुंच रहा था, पहुंचने के पहले उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो मैक्सिमम, हम यहाँ पे कहें कि मिनिमम वोल्टेज इन नेगेटिव पोलरिटी, मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड सच दैट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन यहाँ ना पहुँच पाए। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ ना पहुँच पाए तो रुक गया, उसके बाद फिर ये लेफ्टवर्ड मूव कर जाएगा। इसका मतलब जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँच पाया तो कोई भी उसके बाद बाकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो और कम है, तो बाकी कोई यहीं रुक जाएगा और बाकी यहीं रुक जाएगा, कुछ गए ही नहीं तो यहीं रहेंगे। समझ पा रहे हैं बात बेटा?
इसका मतलब हुआ कि करंट हो जाएगा जीरो। तो हम यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे हम V की वैल्यू कहेंगे मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड सच दैट करंट विल बिकम जीरो, या हम कहें मिनिमम वोल्टेज, इसी को कहने का तरीका देखो, मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड सच दैट नो इलेक्ट्रॉन विल बी एबल टू रीच एट ए नोड, या हम कहें मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड, ये अंडरस्टूड है, रिवर्स पोलरिटी की बात हो रही है, सच दैट करंट इन सर्किट विल बिकम जीरो इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। कुछ बात समझ में आई बेटा? तो इसको हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको जनरली V नॉट से डिनोट करते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हम कह देंगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया, यहाँ पे करंट हुआ जीरो, इसको हम कह रहे हैं V नॉट, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, निगेटिव होगा, ऑब्वियस बात है। समझ गए बात बेटा? तो मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड, इसको लिखना चाहें वर्ड में तो लिख ले मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड सच दैट करंट विल बिकम जीरो, मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड सच दैट करंट इन सर्किट विल बिकम जीरो, या हम कहें मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड सच दैट नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी एबल टू रीच एट ए नोड इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ में आई बात बेटा? बोलो। इसी को मैथमेटिकली लिखें तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे थी और हम वोल्टेज निगेटिव में लगा दिए, इसका मतलब इसको रिटार्ड कर दे, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगा मैथमेटिकली लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, दैट विल बी इक्वल टू EV नॉट। ये समझ में आया भाई? अगर देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे हम कहें 0 वोल्ट है और ये V वोल्ट है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0 वेलोसिटी से निकल रहे हैं, 0 वेलोसिटी से 0 मीटर पर सेकेंड से, और V पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ पे हिट करने के पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? EV। अब हम कह रहे हैं कि अगर मान लो यहाँ पे देखो, अगर इसकी वेलोसिटी V है, किसकी वेलोसिटी V है? इलेक्ट्रॉन की, या हम कहें इसकी काइनेटिक एनर्जी EV है, वोल्टेज के टर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे पोटेंशियल हमने V लगाया और ये लिखा 0 वोल्ट, तो इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी को रिटार्ड करके यहाँ पे 0 कर दिया ना, यहाँ पहुँचने के पहले वो 0 कर दे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV, इनके बीच का पोटेंशियल कहें V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल में, तो वही बात हो गई, इसी का रिवर्स हो गया ना। तो यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है V नॉट इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये समझ में आई बात या नहीं? समझ में आया बेटा? भाई यहाँ से इसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल हमने V नॉट लगा दिया, ये 0 है, तो उसको रिटार्ड करके यहाँ पहुँचने के पहले 0 कर दे, तो इसका मतलब EV नॉट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ छोड़ेंगे तो वापस आएगा, हिट करने के पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी वही हो जाएगी जो इलेक्ट्रॉन की थी, तो एनर्जी यहाँ पहुँच के 0 हो गया, तो EV नॉट इज इक्वल टू, तो V नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर बात यहाँ तक? अब देखो, अब जो दो चीज़ लिखवा रहे हैं इसको एकदम बिल्कुल मार्क कर लेना, और ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज इट इज़, जो बता रहा हूँ उसी पे बेस्ड रहेगा। ठीक समझ में आ रही बात बेटा? तो इसको हम कह देंगे EV नॉट, EV नॉट हो जाएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। स्क्रीनशॉट लिया? बोलो। एक का पोटेंशियल V नॉट है, दूसरे का 0 है, मतलब यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट है, तो वही बेटा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच V नॉट हो जाएगा। अब हमने रेफरेंस के लिए 0 लिख दिया, तो इसको V नॉट कहेंगे। एक्चुअल में क्या है? V नॉट ये है पोटेंशियल, दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर ये V1 है तो ये V नॉट प्लस V1 होगा, तो डिफरेंस जो आएगा V नॉट ही आएगा ना। बोलो बेटा। नहीं बेटा, V पोटेंशियल डिफरेंस था,
काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वेलोसिटी v स्क्वायर लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू E इंटू वी, वी इज पोटेंशियल डिफरेंस। डिराइव नहीं किया था बेटा, देखो ध्यान से, दो सरफेस के बीच हमने कहा यहाँ 0 वोल्ट 0 स्पीड है, 0 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पहुँचने पे इसकी स्पीड हो जाए v, मास है m, और इनके बीच पोटेंशियल, ये पॉजिटिव चार्ज अगर है q, और इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस है v वोल्ट। अब v वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हो सकता है? इसको हम कहते हैं v वोल्ट और ये कहते हैं 0, तब भी तो हो गया ना। अब क्या होगा, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस v है तो q इंटू वी, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू बिफोर हिटिंग इसकी काइनेटिक एनर्जी। ये हमने प्रूव करवाया था बेटा, फिर से कर दो। चलो हम फिर से बता दे रहे हैं, लेकिन बेटा ऐसा न किया करो, इसलिए न किया करो कि इतना कोई नहीं बताएगा। 4 बार एक ही चीज़ को हमने डिराइव किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाया, सब किया, उसके बाद फिर जो है यही फिर से अभी कुछ दिन पहले हमने बताया था। देखो जब क्लास में बता दें तो कम से कम उतना तो बिल्कुल पक्का ही कर लिया करो। इधर देखो ये प्लेट है, ये प्लेट है, इसका पोटेंशियल हम कह रहे हैं v वोल्ट, इसको कह रहे हैं 0 वोल्ट कहें, या इसको हम कह रहे हैं v1, इसको कह रहे हैं v2, इसको कह रहे हैं v1, इसको कह रहे हैं v2, कैपिटल V लिख रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v वोल्ट। इनके बीच का डिस्टेंस है l, कोई चार्ज पार्टिकल चार्ज q है, रेस्ट से रिलीज हुआ, तो v हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये बताओ कि इस पे फोर्स क्या लगेगा, फोर्स लगेगा इस चार्ज पार्टिकल पे QE, एक्सेलरेशन कितना होगा QE बाई m, इसकी वेलोसिटी 0 है, और ये Q चार्ज जो होगा वो कूलम में होता है, मतलब 10 टू माइक्रो कूलम में होता है, 10 टू पावर माइनस 16, 10 टू पावर माइनस 19। मास होगा ये भी देखो, मास जो होगा ये 10 टू द पावर माइनस 31 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इसी की बात करते हैं। तो ये एक्सेलरेशन जो होगा न्यूमरेटर में जाएगा तो बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये 10 टू पावर माइनस 31 के 10 टू पावर माइनस 27 के टर्म में होता है। तो इसलिए g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसका फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 10 टू द पावर 10 में आ रहा है। तो यहाँ पहुँचने के पहले इसकी स्पीड कितनी होगी, अगर ये रेस्ट से रिलीज किया जाए तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हुआ, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर। v क्या है यहाँ पे, v क्या है, स्पीड, कौन सा स्पीड, हिट करने के पहले, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u 0 है, a कितना है QE बाई m, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, इंटू s हो गया l। देखो लेफ्ट हैंड साइड mv स्क्वायर हो गया 2QE इंटू l, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर v है इनके बीच का, v वोल्ट है, तो v बाई l क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो v क्या लिख सकते हो, E इंटू एल। तो यहाँ पे E इंटू एल को क्या लिख दोगे, v, और देखो यहाँ से हाफ डिवाइड करो, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 इधर आ गया, q इंटू वी आया ना। कोई चार्ज पार्टिकल अगर v पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया, रेस्ट से एक्सेलरेट किया गया, तो QV हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी QV। अगर इसका v1 होगा तो यहाँ स्पीड v2 होगा, तो यहाँ पे कहेंगे हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर इज इक्वल टू q इंटू वी, इतना। तो इनिशियल 0 है तो फाइनल v है, तो हाफ m v स्क्वायर माइनस इनिशियल 0 हो जाएगा इज इक्वल टू QV। ये समझ में आया? ऋत्विक बोलो बेटा, अभिषेक। ये हमेशा काम आएगा, डायरेक्ट लिख सकते हो। अब यही अगर नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये हायर पोटेंशियल होगा, तो इस पर तो फोर्स सीधा लगेगा, जाएगा ही नहीं इधर। तो नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ से रिलीज कर सकते हो, यहाँ से रिलीज करोगे तो इस पर फोर्स लगेगा लेफ्टवर्ड, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचने के पहले इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, E इंटू वी,
काइनेटिक एनर्जी यही हो जाएगी ना इलेक्ट्रॉन की, Q की जगह E आएगा। बस ये ध्यान रखना कि जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज माइनस Q होता तो ये तो इधर चिपक जाएगा, माइनस Q यहाँ प्लेस करेंगे तब वो हिट करने के पहले उसकी एनर्जी होगी Q इंटू V। तो वही बात कह रहे हैं, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा, V नॉट रहा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा, इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, उसको यहाँ नहीं पहुँचने देना है, यहाँ जीरो कर देना है। इसका मतलब E इंटू वी नॉट इज इक्वल टू जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो वही हमने लिखा था स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिखा था, उसको रिटार्ड कर देगा इज इक्वल टू E इंटू वी नॉट। समझ में आया? कैपिटल V नॉट इज पोटेंशियल डिफरेंस। काइनेटिक एनर्जी जब लिखोगे तो हाफ mv स्क्वायर, हाफ m कांस्टेंट है, V मैक्सिमम स्क्वायर, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। समझ में आई बात? लिख लिया सबने? यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। लिया? अब जो बात करने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये एकदम हमेशा टिप पे रहे, सोते जगते, मतलब ये इसको रिवीजन पर्पज से नहीं छोड़ना है, मतलब कभी भी पूछा जाए फट से बता दो, दिमाग में फिगर है। इसमें कहा जा रहा है कि अगर जो ये लाइट जो फोटान फॉल हो रहा है, जो लाइट है जो फोटान फॉल हो रहा है, अगर इसकी इंटेंसिटी बढ़ाई जाए, इंटेंसिटी बढ़ाई जाए, तो पहला पॉइंट यहाँ पे ध्यान दो, इफ इंटेंसिटी ऑफ फॉलिंग फोटॉन इज इंक्रीज्ड, इफ इंटेंसिटी ऑफ फॉलिंग फोटॉन या लाइट हम कहें, पार्टिकल नेचर में इसलिए फोटान कह रहे हैं, फॉलिंग फोटान इज इंक्रीज्ड। फॉलिंग कहाँ पे फॉल हो रहा है? मेटल सरफेस पे, कैथोड जो है। अगर इंक्रीज करेंगे तो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? ऋत्विक बेटा बोलो। इंटेंसिटी का मतलब हुआ कि जो एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एक फोटान की एनर्जी है hc बाई लैम्डा। इंटेंसिटी अगर इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि जो फोटॉन फॉल हो रहे हैं इस मेटल सरफेस पे, जो फोटॉन फॉल हो रहा है मेटल सरफेस पे, उनका नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पहले 10 फोटॉन फॉल हो रहा था इस एरिया पे, अब 20 फॉल हो रहा है, 1000 फॉल हो रहा है, 2000 फॉल हो रहा है। तो एक सेकेंड में पर यूनिट स्क्वायर एरिया में जो फोटॉन फॉल हो रहा है दैट हैज़ बीन इंक्रीज। इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एनर्जी फॉलिंग पर एनर्जी पर यूनिट एरिया, ऋत्विक, पर यूनिट टाइम। समझ में आ रही बात? ये इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इंटेंसिटी हमने इंक्रीज किया तो क्या इंक्रीज हो गया? नंबर ऑफ फोटॉन फॉलिंग ऑन कैथोड इज इंक्रीज। नंबर ऑफ फोटॉन फॉलिंग ऑन कैथोड विल इंक्रीज। समझ में आ रही बात बेटा? तो जो नंबर ऑफ फोटॉन फॉलिंग ऑन कैथोड इंक्रीज हुआ, तो हर एक फोटॉन की एनर्जी इंक्रीज नहीं हुई। क्या हुआ? क्योंकि एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है? वेवलेंथ पे या फ्रीक्वेंसी पे, hc बाई लैम्डा, या हम कहें h न्यू। तो न्यू और वेवलेंथ नहीं चेंज हो रही है, क्या चेंज हो रहा है? नंबर जो फॉल हो रहा है। तो इन रिजल्ट क्या होगा यहाँ पे? जानवी बताओ क्या होगा? कैथोड पे पहले फॉल हो रहा था 1000 फोटॉन एक सेकेंड में,
निकल रहा था 1000 फोटो इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में, अब फॉल हो रहा है 2000 फोटॉन ऑन कैथोड 1 सेकंड में, तो निकलेंगे कितने फोटो इलेक्ट्रॉन? मतलब जो भी निकलेंगे इंक्रीज करेंगे, ऐसा नहीं कि 1000 फॉल हुआ तो 1000 निकाल देगा। ये तो हमने बताया कि नहीं तो वो बताया जाएगा इफिशियंसी कितना है, कितना निकल रहा है। तो अगर 1000 पहले ये अगर फॉल हो रहा था 1000 फोटॉन और निकल रहा था, मान लो पहले फॉल हो रहा था 2000 फोटॉन इस कैथोड पे 1 सेकंड में और निकल रहा था 1000 फोटो इलेक्ट्रॉन, अगर ये फॉलिंग फोटॉन बढ़ जाएगा तो जो निकल रहे हैं नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड दैट विल इंक्रीज और डिक्रीज और विल रिमेन सेम, यार इंक्रीज कर जाएगा। ये समझ में आ रही बात अभिषेक? तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 1 सेकेंड में नंबर इंक्रीज कर गया, अगर नंबर इंक्रीज कर गया तो इसका मतलब कि 1 सेकंड में सैचुरेशन करंट की बात कर रहे हैं, तो 1 सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं एनोड पे वो इंक्रीज कर जाएंगे। तो इसका मतलब किसी भी सेक्शन से नंबर ऑफ क्रॉसिंग इलेक्ट्रॉन विल गेट इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा होगा पर सेकेंड, उसी का अपोजिट कहते हैं ना बेटा, बताया हूं कि नहीं? तो पॉजिटिव चार्ज 1 सेकंड में जो फ्लो कर रहा है किसी सेक्शन से वो इंक्रीज कर गया, इसका मतलब इन रिजल्ट करंट रीडिंग ऑफ अमीटर विल इंक्रीज। तो हम कहेंगे इफ इंटेंसिटी ऑफ फॉलिंग फोटॉन इज इंक्रीज इन रिजल्ट क्या होगा? करंट इन सर्किट विल इंक्रीज, करंट इन सर्किट will increase, current in circuit will increase। समझ में आई बात बेटा? करंट इंक्रीज कर जाएगा, या इसी को कह सकते हैं। और दूसरा तरीका कहने का सेम चीज है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन रीचिंग एट एनोड will increase, number of photo electron reaching at anode per second at anode will increase। अब मुझे ये बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी या बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? हाँ, तो मैक्सिमम अब इसी को कह रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। सब कई तरीके से यही बात पूछी जा सकती है यार, जब तुम्हें मालूम है चीज तो 10 तरीके से एक ही क्वेश्चन, एक ही चीज को 10 तरीके से पूछा जा सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल रिमेन सेम, कभी इसके बारे में पूछे कभी उसके बारे में पूछे, विल रिमेन सेम। और देखो फिर पूछा जा सकता है स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन सेम, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। क्यों? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन पे नहीं डिपेंड करता, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला नहीं पहुंचने देंगे, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा। इसी को फिर कह सकते हैं, इसी को फिर दूसरे तरीके से कह सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में पूछा जाए, इंटेंसिटी इंक्रीज करके देखो 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे। स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन सेम, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन सेम, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। समझ में आई बात बेटा? तो पहला पॉइंट हमने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4-5 क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, तो थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन रहेगा। और जो तुम्हें समझ में आ गई ये बात, कुछ भी पूछा जाएगा 1 मिनट नहीं लगेगा, 30 सेकंड लगेगा सोचने में, फट से मार्क करके आगे बढ़ जाओगे। और नहीं रहेगा तो उसी में -1 नंबर और दे के आओगे। मालूम नहीं रहेगा तो या तो छोड़ दोगे या तो अटेम्प्ट करोगे सोच के। तो फिर तब क्या बच्चे करते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है, और जैसे ही फिजिक्स में बिना रीजन के लगता है तुरंत उल्टा लगता है,
और वो माइनस ही समझ लो कि एक नंबर और चला गया जो तुम सही किए हो, क्योंकि ये सब चीज़ें फिर आदमी रोक पाता नहीं, उसको लग रहा होता है तो कुछ ना कुछ वहाँ टिक मार के आ ही जाता है। यहाँ तक बात क्लियर बिल्कुल अच्छे? किसी को कुछ डाउट पूछो? कोई डाउट नहीं बेटा? मिटाया जाए। अब उसके बाद क्वेश्चन देखना, सब खटाखट कैसे थ्योरेटिकल होता है यार, कुछ नहीं है ये सब। ये तुम थोड़ा गैप दे के इसलिए बताया हमने कहा कि वो सब रिवीजन कर लोगे। अब इस समय रुकना नहीं है, ना एकदम घबराना है, कॉन्फिडेंस में रहना है और रिवीजन करते रहना है। तो ये सब कोई टॉपिक है? ये तो पूरा कहानी है। और इतना सब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या क्या किए हो यार, वही थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है यहाँ पे। हाँ वो क्लियर है तो ये सब पे फटाफट समझने में टाइम नहीं लग रहा है। अब देखो पहला पॉइंट बताया, अब दूसरा यहाँ पे लिख रहा हूँ। ऐसे उसी इम्पोर्टेंट के सीरीज का सेकंड पॉइंट लिखो, इससे भी कई क्वेश्चन बनेगा। अब कहा जाए इफ frequency or wavelength of incident photon, या if frequency or wavelength of incident light, ऐसे कहा जाए, सब एक ही बात है, लाइट कहा जाएगा या कहा जाए फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन फॉलिंग ऑन कैथोड। तो देखो रेडिएशन, फोटॉन, लाइट, कुछ भी वर्ड यूज किया जाए, बात एक ही मिल के आ रही है, तो इसलिए घबराना नहीं। इसी बात को हम लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे चेंज हम क्या करने जा रहे हैं, बेसिकली लैम्डा या फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब इसकी एनर्जी चेंज करने की बात की जा रही है। जो फोटॉन फॉल हो रहा है उसकी एनर्जी चेंज है। इसके पहले क्या था, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी चेंज किया गया था। इफ लैम्डा आर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन is changed या स्लैश लिख रहे हैं, या इसी बात को कहने का तरीका है। इंसिडेंट फोटॉन कहें, यहाँ पे लिखें इंसिडेंट फोटॉन कहें, या इसी लाइन के बाद लिख रहे हैं इंसिडेंट रेडिएशन या इंसिडेंट लाइट। पार्टिकल नेचर है, बात वही है। इज चेंज्ड। अब इज चेंज्ड में क्या मतलब हुआ, ध्यान देना। चेंज मतलब इफ लैम्डा इज डिक्रीज्ड, लैम्डा इज डिक्रीजिंग। देखो सब क्वेश्चन है, एक एक लाइन जो बोल रहा हूँ एक एक क्वेश्चन है अपने आप में। लैम्डा इज डिक्रीजिंग और न्यू फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग, या इसी कह रहे हैं, दोनों एक ही बात है। और फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग और फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग, क्या कहोगे? हाँ, अब इसी को, अब दूसरा तरीका क्या है, किसी को अगर कहा जाए लैम्डा इंक्रीज कर दिया, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर दिया, समझ गए ना, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब लैम्डा इंक्रीज करेंगे तो एच सी बाई लैम्डा, तो एनर्जी डिक्रीज होगी। न्यू डिक्रीज करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच न्यू, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन इज डिक्रीज। तो जो इंक्रीज में हो रहा है उसी का रिवर्स होगा डिक्रीज में ना बेटा रिजल्ट। हाँ बिल्कुल सही बात है, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे कहा गया इफ इंक्रीज देन, मैं लिख दे रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन लिख दे रहा हूँ, कभी गड़बड़ नहीं करना। ये सब, ये पूरी कहानी, पूरा ये नंबर फुल मार्क्स मॉडर्न फिजिक्स एडवांस से लेके मेन से लेके स्कूल एग्जाम लेके दुनिया में कोई फिजिक्स पेपर दो, पूरा नंबर दे के जाता है ये। तो यहाँ पे कहेंगे देन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन, वही बात हो गई, फिर रिपीट नहीं कर रहे हैं। इंसिडेंट ऑफ फोटॉन इज इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज हुआ, मतलब
1 सेकंड में जितना यहाँ पे फॉल हो रहा था फोटॉन, उतना ही फॉल हो रहा है, लेकिन उसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो वर्क फंक्शन का एनर्जी सब्ट्रैक्ट होकर के बाकी जो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम कैथोड पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम कैथोड पर सेकेंड विल रिमेन सेम, बट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल गेट इंक्रीज। समझ में आ रही बात? इन रिजल्ट, अब इसका रिजल्ट क्या होगा? इन रिजल्ट फोटो करंट कहें या करंट कहें, फोटो करंट फोटो इलेक्ट्रॉन कारण होता है इसलिए कहते हैं फोटो करंट भी लिख दे रहा हूँ, नहीं तो कोई फोटो करंट क्या आ गया। फोटो करंट विल रिमेन सेम और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन reaching at anode will remain same। ये बेटा समझ में आ रहा है अच्छे से? will remain same, तो क्या हुआ? करंट इसका मतलब सेम रहेगा। अब इसका हम कहेंगे, स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा मिटाएं बेटा, जगह बनाएं, यहीं लिखें कंटिन्यूएशन में। तो यहाँ पे हम कहें करंट विल रिमेन सेम, कोई नहीं, यहाँ से लिख दे रहे हैं, इसके कंटिन्यूएशन में इधर करंट विल रिमेन सेम। और क्या होगा? करंट सेम रहेगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, क्योंकि वर्क फंक्शन मेटल प्लेट हम चेंज नहीं कर रहे हैं, मटेरियल पे डिपेंड करता है। कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, तो हर एक का वर्क फंक्शन अलग अलग होगा। लेकिन मेटल प्लेट अगर हम लैम्डा एक ही रख रहे हैं, कॉपर रख रहे हैं, और बात जो भी हम अलग अलग केस कर रहे हैं, तो वर्क फंक्शन विल रिमेन सेम, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? हाँ, ऑल्सो, ये सब क्वेश्चन है। ऑल्सो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल इंक्रीज। समझ में आ रहा है ऋत्विक? ठीक है बेटा, यहां तक ये समझ में आ गया? समझ में आ रहा है बेटा अच्छे से? तो ये दो हमने पॉइंट लिखा, और ये समझ लो इसमें 10-15 क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज यूज करके, वर्ड अलग अलग यूज करके कितने बन सकते हैं, और एक रहता है, ये भी बता रहा हूँ। मतलब कि 10 बार अगर 10 पेपर होगा तो 9 पेपर में तुम्हें इन दोनों पे एक क्वेश्चन मिलेगा। मिटाऊं? तो ये बात हो गई तुम्हारी कहानी किसकी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रॉन, और जब स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, कब कम होगा, और इसी का रिवर्स हो जाएगा। अगर ये एनर्जी बढ़ा के हम बात बता रहे हैं तो दूसरा केस लिख सकते हो कि जब इसको हम कहें कि इंक्रीज कर रहा लैम्डा और न्यू डिक्रीज कर रहा, तब भी बता दोगे ना? बोलो बेटा। अब देखो, कुछ ग्राफ वगैरह ड्रा कर लिया जाए, जो भी पॉसिबिलिटी है। अब अगर हम कहें, देखो ध्यान से, करंट वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल इन वोल्ट, करंट आई लिख रहे हैं।
करंट आई लिख रहे हैं और यहाँ पे हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं अलग अलग। मान लो कि जब हम यहाँ पे ये हमने कहा कि इंटेंसिटी हो गई, क्या हो गई इंटेंसिटी, कोई इंटेंसिटी है I1, सैचुरेशन करंट ये हो गया I1 इंटेंसिटी है। अगर हम इंटेंसिटी डिक्रीज करेंगे तो ग्राफ में चेंज क्या होगा, स्टार्ट यहीं से होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन सेम। अगर इंटेंसिटी डिक्रीज करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन सेम। ध्यान देना, समझ पा रहे हो बेटा। I2 की वैल्यू क्या हो गई, I1 से कम, सैचुरेशन करंट कम हो गया ना। इंटेंसिटी इंक्रीज कर देंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहेगा। अब कहीं पे I1 ये लिखा, I2 ये लिखा, I3 ये लिखा, कहीं I1 ये लिखा, ये सबसे कंफ्यूज मत होना, समझ गए बात ना। I3 तो हम कहेंगे I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1, सॉरी I3 इज ग्रेटर देन I1, जो हमने फिगर बनाया उसकी बात कर रहे हैं। या इसको लिख दो यार I1 I2 I3 I1 I2, नहीं तो जनरली ऐसे लिखा रहेगा, कहोगे ऐसे नहीं ऐसे। तो यहाँ पे इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा क्या हो गया I3, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा फॉर सेम मेटल। यहाँ पे देख रहे हो चेंज हो रहा है, जब पोटेंशियल जीरो है तो जिसकी इंटेंसिटी कम होगी, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड कम होगा, तो जो रीच कर रहा होगा एनोड पे पर सेकेंड वो कम होगा। समझ पा रहे हो बात। अगर हम कह दें यहीं पे इंटेंसिटी सेम है, मतलब नंबर अगर हम कह दें इंटेंसिटी सेम कह रहे हैं, I स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये हो गया करंट I, सेम इंटेंसिटी है, सेम इंटेंसिटी है। हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी किसकी, एनर्जी इंसिडेंट फोटॉन की अगर इंक्रीज करें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, पहले था V01, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, इंक्रीज कर जाएगा। और करंट, कौन सा करंट सेम होगा, सैचुरेशन करंट या यहाँ पे कहाँ से, यहाँ से ग्राफ शुरू करें, कहाँ मीट कराएं, जहाँ सैचुरेशन करंट है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये चीज़ चेंज होगा और ये सैचुरेशन करंट पे सेम होगा। समझ पा रहे हो बात को ऋत्विक। क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है तो जब वोल्टेज जीरो करेंगे तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा उसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहे थे, अब उनके इलेक्ट्रॉन की जब एनर्जी ज़्यादा तो नंबर अपने आप बढ़ जाएगा। यहाँ पे ये सैचुरेशन करंट सेम होगा, तो VO2 स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जब हम यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल, अगर हम कह दें कि स्टॉपिंग पोटेंशियल VO2 मैग्नीट्यूड VO2 इज ग्रेटर दैन मैग्नीट्यूड VO1, इसलिए कह रहे हैं कि रिवर्स में है बेटा, इसलिए मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। और जेरिनिक मैग्नीट्यूड लिखा रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका कहा जाएगा ज़्यादा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो रिवर्स पोलरिटी में लगता ही है, और यहाँ से रहेगा तो फिर वही बात हो जाएगी, और ये आके यहाँ पे मीट करेगा VO3। समझ गए ना। मिटाएं इसको, बोलो। स्क्रीनशॉट लो बेटा। लिया
अगर अब हम ग्राफ कहें, जैसे आइंस्टीन, हम कहें आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन फ्रॉम आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो इसको हम लिख रहे हैं एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट प्लस ई वी नॉट। इलेक्ट्रॉन की हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यही होगा, वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ गए बेटा? स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में आप लिख सकते हैं, क्योंकि अब समझ गए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करें बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाई एक्सिस पे ले लें, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1 बाई लैम्डा, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट, या इसी कह दें वी नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई ई 1 बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई ई इंटू 1 बाई लैम्डा नॉट। ये लिख सकते हैं बेटा। इसी को हम कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, 1 बाई लैम्डा, वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। ये पूरा कांस्टेंट हो गया ना। एच सी बाई लैम्डा नॉट इज वर्क फंक्शन। इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करें, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1 बाई लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1 बाई लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1 बाई लैम्डा, क्या ग्राफ होगा, क्या ग्राफ आएगा? बिल्कुल सही बात है। तो ये होगा तो इसका मतलब ध्यान देना, 1 बाई लैम्डा हम कह रहे हैं, तो 1 बाई लैम्डा को x लिख दिया, तो एम एक्स स्लोप क्या हो जाएगा, एच सी बाई माइनस सी, सी क्या हो गया कांस्टेंट, एच सी अपॉन ई लैम्डा नॉट। तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का ग्राफ क्या होता है, ऐसे होता है ना बेटा, m होता है स्लोप tan थीटा और ये डिस्टेंस होता है c माइनस सी होता है ना। तो यहाँ पे हम कहेंगे, ध्यान देना, ये ग्राफ 1 बाई लैम्डा, तो वी नॉट जब जीरो होगा, वी नॉट जीरो है तो x की कोई वैल्यू आएगी, x कितना होगा, x होगा 1 बाई लैम्डा नॉट। तो यहाँ से 1 बाई लैम्डा नॉट से स्टार्ट किया और स्ट्रेट लाइन होगा, v जब जीरो होगा, इसका जो स्लोप होगा tan थीटा 1 हम कह दें फॉर मेटल 1, कोई मेटल 1 है तो स्लोप m क्या होगा बेटा, एच सी बाई ई, एम की वैल्यू कितना है, tan थीटा, देखो यहाँ से यही तो स्लोप है, x की जगह 1 बाई लैम्डा है, एच सी बाई ई, तो इसको हम कहेंगे एच सी बाई ई। अगर मेटल 2 के लिए बात करें, m1 स्टैंड फॉर मेटल 1। अगर हम दूसरे मेटल के लिए बात करें, दूसरे मेटल के लिए तो क्या चेंज होगा, वर्क फंक्शन चेंज होगा। क्या चेंज होगा बेटा, वर्क फंक्शन चेंज होगा, लैम्डा नॉट चेंज होगा, बाकी तो कांस्टेंट रहेगा। तो जो यहाँ पे C है, C इंटरसेप्ट, स्ट्रेट लाइन पढ़ चुकी हो बेटा कि नहीं, ये बताओ मैथ में, सब लोग कर चुके हो, फिर क्या है यार। तो इसी को तो कह देंगे C1 पहले का, और दूसरा अगर हम दिखाएं यहाँ पे तो ये हो जाएगा मेटल 2, इसका स्लोप चेंज होगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा। ऋत्विक समझ में आ रही बात बेटा, ये क्या हो जाएगा C2। अब अगर मेटल 1 मेटल 2 दिया है, ऐसे कोई ग्राफ दिया और थीटा दिया है, तो थीटा से हम क्या कह सकते हैं, एच सी बाई ई इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, सी इज स्पीड ऑफ लाइट। कभी प्लैंक कांस्टेंट पूछने को दे दिया जाता है,
मतलब tan θ1 हम लिखेंगे tan θ1 इज इक्वल टू hc अपॉन e। तो c इज स्पीड ऑफ लाइट, e इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो यहाँ से h आ जाएगा अगर tan θ1 पता रहेगा। हमारी बात समझ पा रहे हो? प्लैंक कांस्टेंट दे दिया गया, स्पीड ऑफ लाइट पूछ लिया गया मीडियम में, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो सेम ही रहता है, तो इसलिए। और अगर C1 C2 कहा जाए, इसे ग्राफ बना दिया गया, एक और मेटल 3 दे दिया गया राइट साइड में, और कहा गया मेटल 1 मेटल 2 में किसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है, तो वर्क फंक्शन क्या होगा, SC। ये बेसिकली आ रहा है वर्क फंक्शन अपॉन E। देखो SC बाई लैम्डा नॉट, तो ये हम कहेंगे C1 इज वर्क फंक्शन फॉर मेटल 1 अपॉन E। C2 आएगा वर्क फंक्शन फॉर मेटल 2 बाई E। तो किसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है बेटा, मेटल 2 का, तो हम कहेंगे φ2 इज ग्रेटर देन φ1। समझ में आया ना? ऐसे कंपैरिजन करके कुछ भी पूछा जा सकता है यार, 10 तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। बेटा तुम लोग भी 10 मिनट चाय पी लो, फास्ट है, हम 10 मिनट में फिर वापस आ रहे हैं, ठीक है? आराम से तुम लोग भी 10 क्या 15 मिनट, जो भी तुम लोग बोलो, 15 मिनट चाहिए 15 मिनट बोलो, लेकिन बोलो तो वो टाइम पे मिलते हैं, 15 मिनट या 10 मिनट बाद, 15 मिनट के बाद, ठीक है बेटा ऋत्विक? आराम बता रहे हैं, पूरी कहानी है, ये सब नंबर की एकदम बौछार है, समझ लो। पूरी कहानी वीडियो भी रहेगा, यही जब एक बार देख रहे हो लाइव, यही दोबारा जब तुम रिकॉर्डिंग देखोगे सेम पिक्चर, पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। 2x पे लगा के फटाफट देख लोगे, कहीं कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं करना, सीधा एग्जाम में धड़ाधड़ एकदम बिल्कुल, ये सब बहुत नंबर देता है। तो अभी मिलते हैं बेटा, ठीक है?